सो वेलकम इन दिस न्यू लेक्चर। लास्ट लेक्चर में हम लोग कहाँ तक कवर कर चुके थे, तो एक बार क्विक रिवीजन नहीं, एक बार देख लेते हैं टॉपिक्स। तो लास्ट लेक्चर में ये सब कुछ हमने कवर कर लिया था, मिसलीडिंग ग्राफ्स, ठीक है। एंड इसके बाद हमने वायलेशन ऑफ एरिया प्रिंसिपल इन अ पाई चार्ट देख लिया था। एंड इसके बाद ये मिसलीडिंग ग्राफ्स में ट्रंकेटेड ग्राफ वगैरह पढ़ा था। बाकी ये सब मैनिपुलेटेड बाई एक्सेस, ये कुछ अभी आपके काम की नहीं है, तो इनको लीव कर देते हैं। एक बार मोड मीन और मीडियन पढ़ने के बाद जो इम्पॉर्टेंट है उसके बाद एक बार इन्हें रिवीजन के टाइम पे देख लेंगे, बिकॉज क्वेश्चन मोस्टली आपके जो पूछे जाते हैं वो मीन, मोड और मीडियन से पूछे जाते हैं, तो ये हमारे लिए करना ज़रूरी हो जाता है, ठीक है। तो एक बार देख लेते हैं। सबसे पहले आते हैं मोड पे। ये भी आप लोगों ने लगभग पढ़ रखा होगा, बट एक बार इसको रिवाइज करते हैं कि एक्चुअली चीज़ क्या है, ठीक है। तो मोड की अगर मैं बात करूं तो मोड यहाँ पे आपको एक बार डेफिनेशन देख लेते हैं, फिर मैं आपको इजी लैंग्वेज में समझा दूंगा। द मोड ऑफ अ कैटेगरिकल वेरिएबल इज़ द मोस्ट कॉमन कैटेगरी, ठीक है। यहाँ से देखते हैं। द मोड ऑफ अ कैटेगरिकल वेरिएबल इज़ द मोस्ट कॉमन कैटेगरी, द कैटेगरी विद द हाइजेस्ट फ्रीक्वेंसी। तो देखो, हमने फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करना सीखी थी, तो हमने कुछ इस टाइप से करके टेबल्स बनाई थी। अगर मैं यहाँ पे बताऊँ आपको, तो हमने कुछ इस टाइप से हमने टेबल्स बनाई थी, ठीक है। उन टेबल्स में हमने क्या लिखा था, इस वाले टेबल्स में हमने ए करके कुछ लिखा था, बी करके कुछ लिखा था, ठीक है, सी करके कुछ लिखा था। ये बगल वाली टेबल में यहाँ कहीं, यहाँ पे हमने इनकी फ्रिक्वेंसी लिखी थी। 3 बार रिपीट हो रहा है, 2 बार हो रहा है, ठीक है, या 4 टाइम्स हो रहा है। तो ये सब कुछ हमने ऐसा नोट किया था यहाँ पे, ठीक है। तो उसी चीज़ के बारे में बात हो रही है कि किसी भी डेटा का हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी, ठीक है, जिस भी डेटा का हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा हो, जिसका हाईएस्ट हो फ्रीक्वेंसी, वही क्या होता है, आपका मोड हो जाता है। अब देखना यहाँ ए बी सी ए बी सी ए बी सी डी ए। अब इसकी आप एक टेबल बना लीजिए। सपोज़ अगर टेबल को बार चार्ट में या पाई चार्ट में कन्वर्ट करते हैं, तो पहले टेबल बनानी होगी। तो टेबल बनाने के लिए आप यहाँ लिखेंगे इसमें वेरिएबल्स, तो यहाँ लिख लेंगे ए, ठीक है। यहाँ आपके जो अदर वेरिएबल हैं वो आ जाएंगे। फिर आप लिख लेंगे कितनी बार रिपीट हो रहा है। सपोज़ ए 3 बार रिपीट हो रहा है, तो आप 3 लिख लेंगे। जितनी बार भी हो रहा है आपको काउंट करना है और यहाँ लिख लेना है। उसके बाद आपको यहाँ पे बार चार्ट बनाना बताया था। वैसे हम डायरेक्टली यहाँ टेबल से देख के कह सकते हैं कि कौन मोड है हमारा। क्यों कह सकते हैं हम मोड, क्योंकि जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा हो, अगर 3 टाइम्स ए की फ्रीक्वेंसी हो रही है तो ये मोड है। यहाँ पे ए की फ्रीक्वेंसी इस वाले एग्जाम्पल में, जो एग्जाम्पल यहाँ पे दिया गया है, ये वाला एग्जाम्पल, इसमें जो ए की फ्रीक्वेंसी थी वो यहाँ पे दी गई है, ये 6 थी, ठीक है। जो बी की फ्रीक्वेंसी थी वो कुछ 2.5 करके थी, सी की फ्रीक्वेंसी 4 थी, एंड डी की फ्रीक्वेंसी यहाँ पे 2 है इस वाले एग्जाम्पल में। तो वही बना है। तो मोड क्या होगा, सीधी बात है, मोड ये हो जाएगा ए। क्यों होगा मोड ए, क्यों होगा मोड ए? इसलिए होगा क्योंकि यहाँ पे जो ए की फ्रीक्वेंसी वो सबसे ज़्यादा है 6, बाकी सबकी फ्रीक्वेंसी कम है। तो मोड में हमें कुछ नहीं देखना है, जिसकी फ्रीक्वेंसी हाईएस्ट दैट इज़ योर मोड, ठीक है। उसी चीज़ को पाई चार्ट में देखते हैं। तो देखो, पाई चार्ट में मैंने आपको क्या बताया था कि फ्रीक्वेंसी किसकी ज़्यादा होगी, जिसका एंगल ज़्यादा होगा। तो 40% फ्रीक्वेंसी किसकी है, ए की है यहाँ पे। तो ए क्या हो जाएगा, आपका मोड हो जाएगा, ठीक है। अब देखते हैं, इन अ पाई चार्ट कैटेगरी ए हैज़ द वाइडेस्ट स्लाइस। सबसे ज़्यादा जो वाइडेस्ट स्लाइस है आपकी, वो किसकी है, ए की है। तो ए आपका क्या हो जाएगा, मोड हो जाएगा। आगे देखते हैं पेट्रो चार्ट भी क्या बताया था मैंने कि पेट्रो चार्ट कुछ नहीं है, फ्रिक्वेंसीज़ को हम लोग या तो घटते हुए क्रम में या फिर हम लोग बढ़ते हुए क्रम में डिनोट कर देते हैं सारी फ्रिक्वेंसी को एक्स एंड वाई की ग्राफ पे। तो वही है। तो पेट्रो चार्ट में तो सबसे आगे आएगा। तो पेट्रो चार्ट के हिसाब से कह सकते हैं कि जो सबसे, अगर डिक्रीजिंग ऑर्डर में आपका पेट्रो चार्ट है तो सबसे पहले वाला एलिमेंट आपका, और अगर इंक्रीजिंग ऑर्डर में, सपोज इस ऑर्डर में आपका पेट्रो चार्ट है, तो जो आपका लास्टेस्ट एलिमेंट होगा वो आपका क्या होगा, वो आपका मोड हो जाएगा। तो यहाँ से मोड आपको समझ में आ गया होगा। अब बात कर लेते हैं बाई मॉडल या मल्टी मॉडल डेटा की। बाई मॉडल मतलब जिसमें 2 मोड हो, और मल्टी मॉडल मतलब जिसमें कई सारे मोड हो। तो इस वाली एग्जाम्पल से हमें देखने में समझ में आ रहा है कि ए और सी की फ्रिक्वेंसी बराबर है। इसमें अगर हम ए को काउंट करें और सी को काउंट करें तो उन दोनों की फ्रिक्वेंसी 7 आ रही है, ये, ठीक है, ये वाला डेटा। तो ये डेटा इन दोनों के बीच में फ्रिक्वेंसी 7 है,
ठीक है। तो अब क्या हो जाएगा, इफ़ द अबव बार चार्ट बोथ कैटेगरीज ए एंड सी हैव द हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी, दोनों की हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी है, तो ये आपके क्या हो जाएगा, दो मोड हो गए इसमें, एक आपका ए हो गया, एक आपका सी हो गया, सिंपल। आगे चलते हैं, बात करते हैं मीडियन की, ठीक है। इस पे अभी बेस हम नेक्स्ट ही लेक्चर में हम सारे आपके जो जीआरपीएस क्वेश्चन होते हैं, जीआरपी क्वेश्चन होते हैं, जो एक्टिविटी क्वेश्चन होते हैं वो सारे कर लेंगे। इस पे बेस भी क्वेश्चन करेंगे, इन सारे क्वेश्चन हम लोग इजीली कवर अप कर लेंगे। तो यहाँ से आप सारा कॉन्सेप्ट समझ लीजिए, कॉन्सेप्ट समझना आपके लिए ज़रूरी है, और फिर क्वेश्चन तो कर लेंगे, बहुत ईजी क्वेश्चन है, कुछ ज़्यादा हैवी क्वेश्चन नहीं है। मीडियन, द मीडियन ऑफ एन ऑर्डिनल वेरिएबल इज द कैटेगरी ऑफ द मिडिल ऑब्जर्वेशन ऑफ द शॉर्टेस्ट वैल्यू, ठीक है। अब इस बात को समझने के लिए हमें देखना पड़ेगा एग्जाम्पल, ठीक है। अभी एक बार डेफिनेशन दोबारा पढ़ लेते हैं और फिर देखते हैं, डायरेक्टली एग्जाम्पल से आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगा। द मीडियन ऑफ एन ऑर्डिनल वेरिएबल इज द कैटेगरी ऑफ द मिडिल ऑब्जर्वेशन ऑफ द स्टोर्ड वैल्यू। अब है क्या ये चीज़, देखते हैं। व्हेन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन इज ऑड, लेट्स कंसीडर द ग्रेड्स ऑफ 15 स्टूडेंट्स ए बी बी सी ए डी, ठीक है, ये सब दिया गया है। नाउ टू फाइंड द मीडियन ऑफ द कैटेगरिकल डेटा वी नीड टू ऑर्डर द डेटा। तो हमें मीन फाइंड करने के लिए सबसे पहले क्या पता चला कि हमें सबको ऑर्डर्ड में लिख देना है, तो हमने सबको ऑर्डर में लिख दिया, पहले ए लिख दिया, फिर बी, देन सी, देन डी, सारे एलिमेंट्स लिख दिए। हेंस द मीडियन ग्रेड इज द कैटेगरी एसोसिएट विद द 8th ऑब्जर्वेशन विच इज बी। अब ये मीडियन बी क्यों है और 8th पोजीशन पे ये क्यों कह रहा है, इसका कोई रीज़न है क्या? यहाँ से देखो ज़रा, गिनो, इन्हें काउंट करो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, ये तो 15 हो गया। अरे तो फिर ये 8 कैसे आ रहा है, ये मीडियन किस बेसिस पे ये कह रहा है कि 8 आ रहा है? नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं क्या क्लियर होता है। लेट्स कंसीडर द ग्रेड्स ऑफ 14 स्टूडेंट्स लिस्टेड, ये हो गए, ठीक है। द मीडियन ग्रेड इज द कैटेगरी एसोसिएट विथ 7th एंड 8th, इसमें क्या था, आपका इवन नंबर था 14, तो आपका 7th एंड 8 आ गया, ठीक है। इसमें देखते हैं, कंसीडर द ग्रेड्स ऑफ 15 स्टूडेंट विच इज़ लिस्टेड एज ए बी बी सी ए डी ए बी, तो इसको फिर हमने असेंडिंग ऑर्डर में, या हम कह सकते हैं कि हमने ऑर्डर्ड में लिख लिया, पहले ए लिख लिया, फिर बी, फिर सी, फिर डी लिख लिया। इसके बाद हमने द मीडियन ग्रेड इज कैटेगरी एसोसिएट विथ 8th ऑब्जर्वेशन बिकॉज उसमें 15 स्टूडेंट्स थे। तो ये एक्चुअली में आ कैसे रहा है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 स्टूडेंट्स, तो 15 है। फिर ये कैसे हम मीडियन इसका निकाल पा रहे हैं, कैसे हम कैलकुलेट कर पा रहे हैं? तो अभी के लिए तो आप केवल ये समझ लीजिए कि मीडियन कैलकुलेट करने का सिंपल सा वे है कि जितने आपके नंबर्स ऑफ एलिमेंट्स हैं आप उन्हें काउंट करिए और उनकी मिडिल वैल्यू आपको निकालनी है, ठीक है। तो अगर आपको मिडिल वैल्यू निकालनी है, सपोजिटली अगर आपका डेटा इवन है, ठीक है, यहाँ देख लेते हैं, अगर जो आपका गिवन डेटा है वो यहाँ पे आपका इवन है, ठीक है, 1 मिनट, वो डेटा आपका इवन है, तो इवन के डेटा के केस में आप क्या करेंगे, डायरेक्टली आप जो वैल्यू होगी, तो वैल्यू आप सपोजिटली अगर वैल्यू है आपकी 18, ठीक है, तो आप यहाँ करेंगे 18/2, ठीक है, कॉमा एक वैल्यू तो ये आएगी, 2 मिडिल वैल्यू आएंगी ना इवन के केस में, प्लस आप करेंगे 18/2 प्लस में 1, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ, अगर आपके n नंबर हैं जो गिवन है आपको, और ये डेटा आपका क्या है, ये डेटा आपका इवन है, n है आपका इवन, तो जो आपकी मीडियन की वैल्यू होगी वो n/2th पोजीशन पे होगी, ठीक है, n टोटल नंबर है, और n/2 प्लस 1th पोजीशन पे होगी, ठीक है, अंडरस्टूड। तो ये आपकी मैं एक बार यहाँ पे लिख देता हूँ अच्छे से, दोबारा इरेज करके, 1 मिनट, ओके। इफ़ यहाँ देखो, इफ़ जो आपका n है वो इवन है, ठीक है, तो आपकी जो
मीडियन की वैल्यू होगी, ठीक है, उस केस में मीडियन की वैल्यू होगी एन वाई 2th पोजीशन कॉमा एन वाई 2+1, ठीक है, 1th पोजीशन, ये होगी आपकी, ठीक है। और अगर n यहाँ पे आपका हो जाता है ऑड, ठीक है, और अगर n आपका हो जाता है ऑड, उस केस में आपको कुछ नहीं करना है। उस केस में आपकी जो मीडियन की वो वैल्यू होगी वो n+1, ये n+1 है, वो n/2+1 है, यानी कि अगर वैल्यू है 9 तो 9+1/2 ये हो जाएगा। तो ये केस आपको सिंपल सा समझ में आ गया होगा। अंडरस्टूड, ठीक है। अब फिर आगे भी बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स होते हैं, उन्हें भी देखेंगे कि एक्चुअली में वो हैं क्या, बट फ़िलहाल के लिए आप इतना समझ लीजिए कि ये चीज़ें हैं और ऐसे करके हम निकालते हैं। बेसिक फार्मूला मैंने आपको बता दिया, ठीक है। अब ये कुछ प्रॉब्लम्स हैं यहाँ पे, ये प्रॉब्लम्स दी गई हैं। प्रॉब्लम्स में क्या कहा जा रहा है? प्रॉब्लम्स में कहा जा रहा है इफ़ एन एनालिस्ट वांट टू रिप्रेजेंट द revenue of various companies using graph, then which of the following graphical representation are most appropriate for the purpose? ठीक है, a pie chart with a pie slice for each company and the width correspond to its revenue in crore rupees, ठीक है। a bar chart with a bar for each company on the x axis and length corresponding its revenue in crores on y axis, a bar chart with a बार ऑफ ईच कंपनी ऑन वाई एक्सेस। देखो सिंपल सी बात है, अगर आपको किसी का रेवेन्यू जनरेट करना है, रेवेन्यू दिखाना है, जनरेट नहीं करना है, रेवेन्यू जनरेट तो इसको पढ़ने के बाद, डिग्री करने के बाद करोगे। अगर आपको किसी का रेवेन्यू दिखाना है तो रेवेन्यू कंपनी का हम किसी भी पाई चार्ट के फॉर्मेट में कैसे दिखाएंगे? पाई चार्ट के फॉर्मेट में मुझे बताओ एक बार, दिखाना ईजी होगा क्या? रेवेन्यू तो हमें एग्जैक्टली पता नहीं है, और हम बात क्या कर रहे हैं कि हमें जो रेवेन्यू दिखाना है वो हमें पाई चार्ट के फॉर्मेट में दिखाना है, ठीक है। तो क्या दिखा पाओगे? कैसे डिवाइड कर पाओगे? कोई तरीका है? नहीं। तो इसके लिए सिंपल सी बात है कि हमें जो यूज़ करना पड़ेगा वो हमारा बार चार्ट होगा, ठीक है। हमें एक्स एंड वाई के फॉर्मेट में हम कुछ भी ले लें यहाँ पे, ठीक है। ज़रूरी नहीं है कि हमें एक्स में ही रेवेन्यू लेना है या फिर वाई में ही हमें कंपनी लेनी है, हम कैसे भी ले सकते हैं। कंपनी यहाँ ले लो, ए कंपनी, बी कंपनी, या फिर हम इस ग्राफ को ऐसे भी बना सकते हैं। कैसे बना सकते हैं? इस ग्राफ को बनाने का तरीका ये भी है कि हम इसे बाई एक्सिस में अपने कंपनीज़ को ले लें कुछ इस टाइप से, ठीक है। ये कंपनीज़ हो जाएंगी और ये ऊपर कंपनी हो गई, और ये कंपनी यहाँ पे चलते हैं, ये कंपनी का नाम आपका हो गया ए और ये कंपनी का नाम आपका हो गया बी, और ये दो कंपनी है आपकी। तो आप यहाँ कंपनीज़ ले लीजिए और यहाँ पे रेवेन्यू दिखा दीजिए। अच्छा, अगर इसका रेवेन्यू ज़्यादा है तो यहाँ पे इसको ज़्यादा कर लेते हैं, लो, ठीक है। तो इसको ऐसे भी दिखा सकते हैं कि हमने रेवेन्यू यहाँ ले लिया। तो इसमें पढ़ते हैं, तो इसमें तीसरा और चौथा ऑप्शन है, तो ये दोनों सही हो जाएंगे। बस इनको पढ़ के देख लीजिए। मोड ऑफ अ कैटेगरिकल वैल्यू वेरिएबल इज, तो मोड क्या होता है? एट लीस्ट बार इन असेंडिंग ऑर्डर ऑफ अ पेट्रो चार्ट, द लास्ट बार इन द असेंडिंग ऑर्डर ऑफ पेट्रो चार्ट। तो मैंने आपको बताया था कि असेंडिंग ऑर्डर में अगर कोई बार चार्ट आपको दिया गया है तो उसकी लास्ट वैल्यू क्या होगी? मोड होगी। अगर आपको डिसेंडिंग ऑर्डर में दिया गया है तो उसकी जो पहली वैल्यू है वो आपकी मॉड होगी। तो यहाँ से पहला ऑप्शन ही सही हो जाता है। दूसरा ऑप्शन देख लेते हैं, द मिडिल मोस्ट बार इन अ पेट्रो चार्ट, द मिडिल मोस्ट बार इन पेट्रो चार्ट। पेट्रो चार्ट में मिडिल बार तो क्या होगा? सबसे पहला वाला छोटा होगा, देन मिडिल बार तो फिर छोटा होता जाएगा, या फिर अगर डिक्रीजिंग या इंक्रीजिंग ऑर्डर में है तो कुछ इस हिसाब से होगा। मिडिल बार तो कहीं से भी आपका हाईएस्ट नहीं होगा, तो सेकंड ऑप्शन गलत है। तीसरा ऑप्शन देख लेते हैं, द लॉन्गेस्ट बार इन अ पाई चार्ट, द लॉन्गेस्ट बार इन अ पाई चार्ट। तो पाई चार्ट में लॉन्गेस्ट बार, हाँ सही बात हो गई, सबसे लंबा जो होगा वही आपका मोड हो जाएगा। द वाइडेस्ट स्लाइस इन अ पाई चार्ट, तो ये भी हो जाएगा, पाई चार्ट में सबसे आपकी वाइडेस्ट स्लाइस है वो भी हो जाएगी, ठीक है। अब ये तीसरा क्वेश्चन है, ये आपके लिए है, इसको पढ़ के करिए, ठीक है। एंड देन ये फोर्थ एंड फिफ्थ क्वेश्चन इसी के बेसिस पे, तो ये आपको करना है। देन कमेंट कर देना, ना समझ में आए नेक्स्ट लेक्चर में इसको सॉल्व करा दूंगा, ठीक है। 4 चैप्टर्स यहाँ से थोड़ा सा पढ़ लेते हैं, देन नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग कंटिन्यू करेंगे। डिस्क्राइबिंग न्यूमेरिकल डेटा,
डिस्क्राइबिंग न्यूमेरिकल डेटा। अब ये आपका चौथा चैप्टर का टॉपिक है। पहले देखते हैं टाइप्स ऑफ वेरिएबल। टाइप्स ऑफ वेरिएबल की बात करूं तो वेरिएबल दो टाइप के आपको बताए थे, कैटेगरिकल एंड न्यूमेरिकल। न्यूमेरिकल वेरिएबल आपके दो टाइप के होते हैं, डिस्क्रीट एंड कंटिन्यूस। ठीक है, तो कैटेगरी तो हमने यहाँ पढ़ ली, कैटेगरिकल डेटा तो हमने पढ़ लिया, न्यूमेरिकल थोड़ा पढ़ लेते हैं। ठीक है, तो डिस्क्राइबिंग न्यूमेरिकल डेटा आपका चैप्टर का नाम है। अब देखते हैं डिस्क्रीट वेरिएबल क्या होते हैं। डिस्क्रीट वेरिएबल, ये मैं न्यूमेरिकल की बात कर रहा हूँ। कैटेगरी में हमने ABCD पढ़ा है कि ये कैटेगरी है, B कैटेगरी है। यहाँ पे हम न्यूमेरिकल के टर्म में बात करेंगे। तो डिस्क्रीट देख लेते हैं। डिस्क्रीट वेरिएबल यूजुअली इन्वॉल्व्स अ काउंट ऑफ समथिंग। तो डिस्क्रीट वेरिएबल आपका काउंट करता है। फॉर एग्जांपल, नंबर ऑफ पीपल इन अ हाउस होल्ड, नंबर ऑफ स्पेलिंग मिस्टेक्स इन अ रिपोर्ट, नंबर ऑफ एक्सीडेंट इन अ मंथ इन अ पर्टिकुलर सिटी। तो ये क्या है, ये नंबर शो करता है। तो डिस्क्रीट वेरिएबल का एग्जांपल ये रहा। अब कंटिन्यूस वेरिएबल क्या है? अ कंटिन्यूस वेरिएबल यूजुअली इन्वॉल्व्स अ मेजरमेंट ऑफ समथिंग। तो ये मेजरमेंट कैरी करता है। ये क्या करता है? काउंट। ये क्या कर रहा है? ये काउंट कर रहा है। ठीक है, ये क्या कर रहा है आपका? ये किसी चीज़ का मेजरमेंट कर रहा है। तो यहाँ पे क्या है? अ कंटिन्यूस वेरिएबल यूजुअली इन्वॉल्व्स अ मेजरमेंट ऑफ समथिंग। फॉर एग्जांपल, वेट ऑफ पर्सन, हाइट ऑफ पर्सन, स्पीड ऑफ अ व्हीकल। तो ये क्या कर रहा है? ये मेजर कर रहा है। और ये क्या कर रहा है? काउंट कर रहा है। तो दोनों में अंतर आपको समझ में आ गया होगा। एग्जाम्पल्स ये लिखे हैं। ऑर्गेनाइजिंग न्यूमेरिकल डेटा। ठीक है, वी कैन डू the following procedure for organizing numerical data. Group of observation into classes, also known as categorical or binds, and then treat the classes as the distinct value of quantitative data. पॉइंट का कहने का मतलब क्या है? हम उन्हें ग्रुप ऑफ ऑब्जर्वेशन इनटू क्लासेस, हम क्लासेस में डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है, और क्लासेस में डिवाइड करने के बाद हम क्या कैटेगरीज उनमें बना सकते हैं। ठीक है, और फिर उन क्लासेस को हम क्या डिस्टिंक्ट वैल्यू या फिर क्वांटिटेटिव डेटा के फॉर्मेट में ट्रीट कर सकते हैं। वंस वी ग्रुप द क्वांटिटेटिव डेटा इनटू क्लासेस, जब हम क्वांटिटेटिव डेटा को क्लासेस में डिनोट कर देंगे, वी कैन कंस्ट्रक्ट फ्रीक्वेंसी एंड रिलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द डेटा। तो इसको हम डेटा को किस में कन्वर्ट कर रहे हैं? इस हम न्यूमेरिकल डेटा को हम किस में कन्वर्ट कर रहे हैं? कैटेगरिकल डेटा में कन्वर्ट कर रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं ऑर्गेनाइजिंग डिस्क्रीट डेटा सिंगल वैल्यू। अभी हम न्यूमेरिकल डेटा को कर रहे थे, अब न्यूमेरिकल डेटा का पार्ट डिस्क्रीट डेटा को हम कर रहे हैं। ठीक है, तो हमने क्या किया, सिंपल शब्दों में समझते हैं एग्जाम्पल के थ्रू, लैंग्वेज पे ज़्यादा ध्यान नहीं देते हैं। सपोज द डेटा सेट रिपोर्ट द नंबर ऑफ पीपल इन अ हाउस होल्ड एंड डेटा ऑफ द रिस्पॉन्स फ्रॉम 50 इंडिविजुअल। ठीक है, देखो हमारे पास 15 लोगों के रिस्पॉन्स का डेटा है, 2 1 3 4 5 2 3 3 3 4 4 1 2 3 4। द डिस्टिंक्ट वैल्यू ऑफ द वेरिएबल नंबर। देखो 2 की कितनी वैल्यूज थी? 2 की कितनी वैल्यूज थी? 1 की कितनी वैल्यूज हैं? 1। 1 की फ्रिक्वेंसी कितनी है इसमें? 2 हमने लिख लिया। 2 की फ्रिक्वेंसी कितनी है? 3 हमने लिख लिया। 3 की फ्रिक्वेंसी लिख ली, 4 की लिख ली एंड 5 की लिख ली। सारी फ्रिक्वेंसीज को हमने काउंट किया तो टोटल तो 15 ही आएगा। ये टोटल तो 15 इंडिविजुअल्स थे, यहाँ से तो 15 आएगा। ठीक है, 15 आ गया। उसके बाद हमने क्या किया? रिलेटिव फ्रिक्वेंसी इनकी लिख ली। तो हमने इस न्यूमेरिकल डेटा को, हमने डिस्क्रीट डेटा को किस में कन्वर्ट कर दिया? हमने इसको कैटेगरिकल डेटा के फॉर्मेट में डिनोट करके लिख लिया। ठीक है, ऑर्गेनाइजिंग कंटिन्यूस डेटा। अब यहाँ से देख लेते हैं कंटिन्यूस डेटा को कैसे करते हैं। ठीक है, नंबर ऑफ क्लासेस, द अप्रोप्रिएट नंबर इज subjective choice. The rule of thumbs is to have between 5 to 20 classes. Each observation should belong to the same class and no observation should belong to the more than one class. इसको तो हम एग्जाम्पल के थ्रू ही समझ सकते हैं, अभी इसको बिल्कुल मत समझो। नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, देन उसके बाद इसको सारी चीज़ें आपको समझ में आ जाएगी। ठीक है, सीधे सीधे आते हैं एग्जाम्पल पे। ये आए एग्जाम्पल। कंसीडर द मार्क्स obtained by 50 student in a particular course which are following. तो इसमें हमने क्या किया, हम किसका डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे हैं? ऑर्गेनाइज कर रहे हैं किसको? कंटिन्यूस डेटा को। तो हमने कंटिन्यूस डेटा में क्या किया, इतने सारे मार्क्स ऑब्टेन करे थे बच्चों ने, अलग अलग बच्चे हैं, किसी ने 68, किसी ने 79, 38, 68। हम क्या करेंगे? क्लासेस बना लेंगे इंटरवल के बेसिस पे। हमने 30 और 40 क्लासेस ले ली, तो 30 और 40 के बीच में 3 स्टूडेंट्स आ रहे थे यहाँ से, मतलब 3 नंबर ऐसे थे जो 30 से 40 के बीच में थे, तो वो हमने डाल दिया। 40 से 50 के बीच में हमने देखे कितने स्टूडेंट्स आ रहे हैं, वैल्यू उठा के डाल दी। 50 से 60 के बीच में हमने देखा, वैल्यू रख दी।
60 से 70 के बीच में कितने स्टूडेंट्स आ रहे थे, इसमें वैल्यू रख दी, 70 से 80 वालों की रख दी, 80 से 90। तो हमने पर्टिकुलरली सबके लिए नहीं बनाया कि कितनी बार रिपीट हो रहा है, 63 नंबर किसके आ रहा है, नहीं, हमने 60 से 70 के बीच की क्लास बना ली, उसमें डाल दिया रिलेटिव फ्रिक्वेंसी। तो आपको निकालना आता ही है, तो रिलेटिव फ्रिक्वेंसी यहाँ से निकाल ली गई, इजी। आप चलते हैं और आगे, थोड़ा सा और पढ़ के देखते हैं, ठीक है, थोड़ा सा और पढ़ के देखते हैं। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मार्क्स, तो मार्क्स का डिस्ट्रीब्यूशन कुछ इस हिसाब से था, इसका चार्ट हमने बना दिया है, ठीक है। ये कौन सा चार्ट है, कमेंट में बताइए। स्टीम एंड लीफ डायग्राम, तो स्टीम एंड लीफ डायग्राम को हम लोग कंटिन्यू कर लेंगे अपने नेक्स्ट लेक्चर में। आई थिंक अभी के लिए इतना काफ़ी है, और इसके बाद आपको एक वीडियो मिल जाएगा जिसमें आपके सारे क्वेश्चन सॉल्व करा दूंगा। तो उसके बाद स्टीम एंड लीफ डायग्राम देख लेंगे। देन आपको मीन, मीडियन एंड मोड एक बार अच्छे से समझा दूंगा। अच्छा, मीडियन का यहाँ पे एक्सप्लेनेशन अच्छे से दिया गया है, तो जो कि मैंने आपको n+1 nth वैल्यू समझा रहा था, वो एक बार रिवाइज कर लेंगे। देन आगे ये सब कुछ चीज़ें समझ लेंगे। तो उसमें कुछ बेसिक इंट्रोडक्शन कहीं कहीं है, कहीं कहीं डिस्क्रिप्शन भी है, तो ये हम कवर कर लेंगे बहुत जल्दी, कैलकुलेशन भी कर लेंगे। ओके, ठीक है, तो तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।